आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल। जब भी कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उसके ऊपर एक बल आरोपित होता है जो चुंबकीय क्षेत्र एवं उसकी गति की दिशा के लंबवत होता है और फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से उसे प्रदर्शित किया जा सकता है। माना चुंबकीय क्षेत्र है, ये उसकी गति की दिशा है, तो बल उन दोनों के लंबवत होता है और इसी बल को क्या कहा जाता है? लॉरेंज बल भी कहा जाता है। यदि इन दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण है तो जो ये बल है इसको हम लिख सकते हैं QVB। और यही चीज यदि क्या है, यदि वो कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से कुछ कोण बनाकर चल रहा है, मतलब यदि चुंबकीय क्षेत्र इधर है और वो थोड़ा कोण तिरछा चल रहा है, तो तब क्या होगा, ये जो ये है वेग, ये दो भागों में वियोजित हो जाएगा, v cos थीटा और v sin थीटा। तब क्या होगा फॉर्मूला? तब फॉर्मूला है हमारे पास QVB sin थीटा। ये हमारा मेन फॉर्मूला है जिसके आधार पे हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। इसी को क्या कहा जाता है? लॉरेंज बल कहा जाता है। उसको इस प्रकार से भी लिखा जाता है F। ये हमारा क्या हो गया? लॉरेंज बल हो गया। और ये समीकरण 1 है। अब देखिए इसमें स्थितियां कौन कौन सी हो सकती हैं। सर्वप्रथम वाली यदि स्थिति की बात करें तो पहले पे माना यदि v इक्वल टू क्या है हमारे पास 0 है, तो अब यदि v इक्वल टू 0 हम यहाँ रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? F बराबर 0 आ जाएगा। इसका जो शाब्दिक अर्थ है ये समझिए कि यदि v 0 है तो F 0 है, मतलब यदि आवेश स्थिर है तो स्थिर आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र में कोई बल आरोपित नहीं होता है। यही यदि हम सेकंड स्थिति की बात करें, सेकंड स्थिति है, इसमें यदि जो हमारा आवेशित कण है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही गति कर रहा है, माना ये वाला है, v भी उधर है और b भी उसी दिशा में है, तो मतलब ये है कि थीटा हमारे पास 0 है, तो जो हमारे पास f अब आएगा वो आएगा QVB sin 0। तो यहाँ पे आ जाएगा 0। इसका मतलब है कि जब भी कोई कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करता है तो उस पर कोई बल आरोपित नहीं होता है और वैसे ही वो ऋजुरेखीय गति करता हुआ वहां से बिना किसी बल आरोपित हुए बाहर निकल जाता है। इसके बाद अगली स्थिति हमारे पास आती है। यदि हम अगली स्थिति की बात करें तो अगली स्थिति आती है थीटा बराबर 90 डिग्री, मतलब ये वाली स्थिति। तो इसमें जो हमारा F है वो QVB sin 90 डिग्री, 90 का मान 1 होता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास QVB। अब देखिए ये बल है कब? जब थीटा 90 डिग्री है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में और जो वेग है उसका कण का, आवेशित कण का, वो इस दिशा में है। अब इसको हम किसके द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। चुंबकीय क्षेत्र, गति की दिशा और ये बल इस पर आरोपित हो जाता है और इस बल के कारण वो जो कण है वो चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार गति करने लग जाता है। यदि हम माना यहां पे बात करें, F अंदर की ओर, ये B अंदर ऐसे में और V ऐसे। देखिए यदि हम इस प्रकार से इसको करें तो देखिए गति इधर की तरफ, चुंबकीय क्षेत्र इधर की तरफ और बल अंदर की तरफ। ये बल हर जगह पे केंद्र की ओर केंद्रित होता है, इधर भी केंद्रित होता है। इस कारण जो हमारा जो कण है, आवेशित कण, वो वृत्ताकार पथ पर गति करने लग जाता है, वामावर्त या एंटी क्लॉकवाइज। और इसको क्योंकि वृत्तीय पथ पे आपको पता है घूमने के लिए या गति करने के लिए आवश्यक अपकेंद्रीय बल चाहिए, और वह आवश्यक अपकेंद्रीय बल हमें कहां से मिलता है? लॉरेंज बल से मिलता है। तो हम क्या कर सकते हैं, उस चीज को लिख सकते हैं कि mv²/r हमें पता है। ये किससे मिल रहा है हमें? अपकेंद्रीय बल इससे मिल रहा है। v से पावर यदि हमारी कट जाती है तो ये हो जाता है हमारे पास mv/r QB। और इसको यदि हम सही करें तो r बराबर हमारे पास कितना आ जाता है? mv/r
क्यू बी, मतलब ये आर यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। तो अब देखिए इसका मतलब है जो इसकी त्रिज्या होगी वो किसके, संवेग के अनुक्रमानुपाती, मतलब वेग बढ़ेगा तो त्रिज्या भी बढ़ेगी। और दूसरा Q अपॉन M, ये जो द्रव्यमान और आवेश का अनुपात है इसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो हमारे पास आया आर एम बी बराबर एम बी अपॉन क्यू बी, और मैंने कहा आर एम बी के अनुक्रमानुपाती है और क्यू अपॉन एम, यदि एम यहाँ लाएँ तो इसके व्युत्क्रमानुपाती है। हम इस आधार पे कह सकते हैं कि चुंबकीय बल के कारण इसकी चाल नहीं बदलती, तो जो उसकी गतिज ऊर्जा है वो क्या रहती है, स्थिर अवस्था में रहती है। तो गतिज ऊर्जा को हम लिख सकते हैं के बराबर एम वी स्क्वायर 1/2, और यहाँ से यदि हम v ज्ञात करें, हम देखिए v यहीं रहने दें 2k अपॉन m, तो ये हो जाएगा 2k अपॉन m, ये v स्क्वायर होना था, स्क्वायर हट गया तो 2k अपॉन m। यदि यही मान हम इसमें रख दें तो हमारे पास जो r आता है वो कितना आ जा रहा है, m q b, और यहाँ पे आ रहा है हमारे पास 2k अपॉन m। ये देखिए इस m को यदि अंदर ले जाएं तो m का स्क्वायर हो जाएगा, और m स्क्वायर यदि बाहर लाते हैं तो m हो जाता है। तो इसका देखिए हमारा क्या है, हम इसको अंदर ले जा रहे हैं 2k m स्क्वायर अपॉन m, और यहाँ पे अपॉन है QB। तो देखिए एक पावर हमारी ये कट गई है इससे, तो हमारे पास बचेगा यहाँ पे 2km अपॉन QB। इसका मतलब है वर्गमूल सिर्फ ऊपर वाले पे, नीचे वाले पे नहीं है। अब देखिए यदि हम इसको v वोल्ट से त्वरित करते हैं तो जो k है, k की वैल्यू क्या लिखी जा सकती है, q आवेश है और v वोल्ट से उसे त्वरित किया गया है, तो k इक्वल टू क्यू इंटू वी। ये मान हम यदि यहाँ रख दें तो तब क्या होगा r के लिए, तब आपके इसमें जो r आएगा वो कितना है, देखिए 2k के लिए q, और यहाँ पे आ गया v और m अपॉन QB। यदि देखिए हम b को बाहर रहने दें, q को वर्गमूल के अंदर ले जाएं, तो फिर वही बात आएगी कि 2QVM अपॉन क्या हो जाएगा, q स्क्वायर, क्योंकि q है बाहर तो वर्गमूल के अंदर जाएगा तो वो हट जाएगा। तो ये हमारे पास आ रहा है 2VM अपॉन q, और ये b हमारा क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। देखिए एक मान ये आ गया, एक मान ये आ गया r का, और एक मान ये आ गया। ये मान अलग अलग इसलिए निकाले गए हैं कि इसके प्रश्न आते हैं और उन प्रश्नों में जो चीज़ें दे रखी होती हैं उनके आधार पे हमें वो त्रिज्या उस आवेशित कण की निकालनी होती, तो आप इसमें से किसी भी फॉर्मूले का प्रयोग करके वो निकाल सकते हैं। अब हम चलते हैं आवर्तकाल पे t, कि जो समय इस कण के द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लगाया जाता है। तो यदि माना इसकी त्रिज्या हम क्या मानते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक की त्रिज्या r है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, परिधि 2πr है। तो आवर्तकाल जो हमारा होगा वो होगा 2πr अपॉन, और किससे चल रहा है, वेग v से चल रहा है, तो ये आ जाएगा 2πr का मान यदि मैं यहाँ से लिख दूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास mv अपॉन QB, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास v से भी कट गया, तो हमारे पास जो t आ रहा है, t है हमारे पास 2πm अपॉन QB। ये हमारा क्या आ गया, आवर्तकाल आ गया। यदि आवर्ती की हम बात करें तो आवर्ती हमारे पास n, या आप उसको म्यू भी लिखते हैं किसी इसमें, जो भी आपका वो हो उसमें क्या कर सकते हैं 1/t। तो जो ये आएगी वो कितनी आ जाएगी हमारी, QB अपॉन 2πm, ये हमारी क्या आ जाएगी, आवर्ती आ जाती है। यदि हम अब यदि सामान्य बात करें तो ये हमारी क्या हो गई, आवर्ती हो गई। देखिए अब ये क्या है, आवर्तकाल है, इस पे कहीं पर भी v नहीं है, तो v किसके ऊपर निर्भर नहीं कर रहा है, हमारे आवर्तकाल अथवा आवर्ती पर निर्भर नहीं कर रहा है। लेकिन यदि v बढ़ता है तो उसके हिसाब से, माना v है तो उसके हिसाब से क्या होगा, उसकी त्रिज्या बढ़ती जाएगी। माना ये v1 है, ये v2 है, और यदि v2 क्या है, v1 से अधिक है तो उसकी त्रिज्या बढ़ती जाएगी वो, और जितनी उसके वेग बढ़ेगा उतनी उसकी त्रिज्या भी बढ़ती जाएगी। ये हो गया हमारा वो वाला केस। अब अगली वाली स्थिति जो हमारी है, अगली स्थिति की बात करेंगे कि यदि थीटा कोई किसी कोण पर यदि वो चलता है तो क्या स्थितियां पैदा होती है, मैंने पहले उसमें भी बताया था। और दोबारा देखिए कि इसमें ये b है
इसके साथ यदि ये कोण थीटा के साथ है तो ये दो भागों में विभाजित हो जाता है, v cos थीटा, और यहाँ पे v sin थीटा के रूप में विभाजित हो जाता है और बल हमारा इस तरफ लगता है। तो देखिए इस वाले में देखिए जो v cos थीटा है वो क्या कर रहा है, सीधी गति के लिए जिम्मेदार होता है, और v sin थीटा हमने पहले ही कहा है कि जो वृत्ताकार गति के लिए जिम्मेदार होता है। ये दोनों चीजें एक साथ यदि होती हैं तो ये कुछ प्रकार के इस टाइप की कुंडलिनी गति करता है। उस समय जब हम सामान्य गए, जब हम 90 डिग्री की बात की तो किस कोण में किस इसमें चला, ये वृत्ताकार में। यहाँ पे दोनों चीजें, इसके कारण वृत्ताकार और इसके कारण सामान्य जो रैखिक गति वो होगी, और इसलिए अब इसमें भी क्या है, जो हम r निकालेंगे वो वही है जो पहले वाले में mv/qb, लेकिन यहाँ पे कौन सा आएगा, लंबवत वाला। तो इसे लिख सकते हैं हम mv sin थीटा, और यहाँ पे लिख सकते हैं qb। वैसे ही t यहाँ पे वही आएगा 2πm/qb। अब देखिए एक चक्कर के साथ जितनी दूरी वो आगे की ओर तय करता है उसको उसकी पिच कहा जाता है, और उस पिच को लिखा जाता है p के द्वारा, और उसे डिनोट किया जाता है। देखिए v पैरेलल वाला कौन सा हो गया, ये वाला, ये आएगा हमारे पास v cos थीटा, और t का क्या आ जाएगा 2πm/qb। तो इस तरह से हमें r भी प्राप्त होगा उसी प्रक्रिया से, और t भी प्राप्त हो जाएगा, और सिर्फ एक नई चीज जो पिच है वो हमें प्राप्त होगी। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यदि वेग शून्य है तो स्थैतिक आवेश पर कोई बल नहीं लगेगा, यदि थीटा शून्य है तो वो ऋजुरेखीय गति में चला जाएगा, यदि थीटा 90 डिग्री है तो वो वृत्ताकार गति करने लग जाएगा, और ये यदि वो तिरछे प्रवेश करता है तो वो हेलिक्स या इस कुंडलिनी गति करने लग जाता है। अब हम पढ़ेंगे संयुक्त वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। यदि हम ऐसी प्रक्रिया में लें तो जिसमें चुंबकीय क्षेत्र भी हो और विद्युत क्षेत्र में हो, और उसमें जो हमारा जो कण है आवेशित वो गति करे, तो वो गति किस प्रकार की होगी, और उस गति के कारण हम वेग फिल्टर कैसे वो कर सकते हैं। तो मतलब एक तरह से वेग फिल्टर के लिए तो हमें पता चुंबकीय उसमें गति जो F चुंबकीय है, यदि हम FB की बात करें तो वो कितना होगा, QV/B। उसके बाद यदि हम इलेक्ट्रिक की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, Q/E हो जाएगा। और अब देखिए दोनों हैं, दोनों का समन्वित जो रिजल्टेंट है, परिणाम है, वो माना F है, तो F को हम लिख सकते हैं FE और FB। FE हम क्या लिख देंगे, QE, और इसको हम क्या कर सकते हैं, QVB sin थीटा। अब देखिए V और उसके बीच 90 डिग्री का कोण है तो ये 1 हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं हम QE/QVB। ये हमारे पास F आ गया। हम यदि किसी प्रक्रिया से, क्योंकि देख रहे हैं कि FE की दिशा ऊपर की ओर, FB की दिशा नीचे की ओर है, कण आगे की ओर गति कर रहा है, और यदि वो दोनों बराबर होंगे तो इनका जो परिणामी बल होगा वो शून्य होगा। यदि परिणामी बल F बराबर क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तो क्या होगा हमारे पास QE/QVB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, शून्य। और देखिए हम QE को ऐसा लिख सकते हैं -QVB। Q से Q कैंसिल हो रहा है, और E अपनी जगह और B नीचे, और यहाँ पे V, क्योंकि ये सिर्फ दिशा को बताता है। यदि परिणामी रूप में, परिमाण के रूप में हम इसको लें तो V बराबर कितना हो जाएगा, E/B। ये जो हमारा संबंध है यही हमारा वेग फिल्टर का काम करता है, या वेग फिल्टर के तौर पे प्रयोग होता है। हम चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र को इस प्रकार समायोजित करते हैं जिससे हमें ये वेग मिले। तो मतलब ये है कि यदि बहुत सारे कण अलग अलग वेग के चल रहे हैं तो इस चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र के द्वारा हम एक विशेष प्रकार का कण जिसका वेग v होगा सिर्फ उसी को आगे जाने देंगे। तो एक तरह से ये वेग सेलेक्टर या वेग फिल्टर की तरह, बाकी जो कण हैं वो रोक दिए जाएंगे और जो इस वेग का होगा वो आगे निकलेगा। इसका हम स्पेक्ट्रोमीटर में E/m के लिए प्रयोग करते हैं।